और आपने जिस तरीके का उनसे सवाल किया तो उन्होंने साफ कह दिया कि मुसलमानों को राजनीति में आने की यानी सत्ता में आने की जरूरत नहीं है, क्योंकि राजनीति से ही कोई सत्ता में आता तो अच्छा चाहते हैं मुसलमानों का, वो सत्ता में नहीं मगर चाहते हैं कि पढ़ लिख करके ऑफिसर वगैरह बने। हर मुसलमान ये जानता है कि वो 2 वक्त की रोटी कम खाए लेकिन अपने बाल बच्चे को पढ़ाए। ये प्रशांत किशोर पांडे के कहने से पहले भी इस प्रदेश का और इस देश का मुसलमान जानता है। एक सीधा सवाल कि सत्ता में आने के लिए मुसलमान कितनी बड़ी जरूरत है? सत्ता में आने के लिए मुसलमानों की कोई जरूरत नहीं है। मुसलमान व्यवस्था को बदलने के लिए मुसलमानों की जरूरत है। लोगों के हालात को बदलने के लिए मुसलमानों की जरूरत है। सत्ता में आने के लिए मुसलमानों की जरूरत है। मुसलमानों की जरूरत सत्ता में आने के लिए नहीं है, ये मैं नहीं कह रहा हूँ। ये तो पूरे देश में भाजपा आज सत्ता में है, तो मुसलमानों ने तो वोट नहीं दिया है भाजपा को। मुसलमानों की जरूरत समाज को बेहतर व्यवस्था बनाने के लिए है। मुसलमानों को आप वोट और सत्ता में लाने का सिर्फ जरिया मत बनाइए। तो वोट देना बंद कर दे मुसलमान सर, वोट देना बंद कर दे सर। चलिए ठीक है। उनकी मानसिकता है कि वो माननीय नरेंद्र मोदी भारतीय जनता पार्टी के गोद में बैठ के एक एजेंडा चलाना चाहते हैं और उस एजेंडा के तहत मुसलमान वोटों की ध्रुवीकरण करना चाहते हैं। प्रशांत किशोर पांडे की जो हैसियत है, जो ताकत है, वो पीआर एजेंसी चलाने से वो निकल नहीं पा रहे हैं और उनकी जो मानसिकता है एक ब्रोकर और एक दलाल की हो चुकी है और वो दलाली कर रहे हैं सत्ता में बैठे हुए लोगों की। अच्छा, आप एक मुस्लिम लीडर हैं, काफ़ी टाइम से आरजेडी में हैं, तो क्या लगता है कि मुसलमानों को जो बात उन्होंने कहा है कि सत्ता में आने की ज़रूरत नहीं है, आपके हिसाब से पॉलिटिक्स में मुसलमानों को एक्टिव होना चाहिए कि नहीं? एकदम मुसलमान को एक्टिव होनी चाहिए। अपनी हिस्सेदारी, अपनी भागीदारी पॉलिटिकल पार्टियों में उसको रखनी चाहिए, ये उसका हक है। आपकी पार्टी कहाँ दे रही है? क्यों नहीं दे रही है? क्यों नहीं? कितने लोकसभा मुसलमानों को? क्या बात करते हैं? हमने 2 लोकसभा के लोगों को दिया, हमने राज्यसभा भेजने का काम किया, हमने विधान परिषद में भेजने का काम किया। शुरू से मुसलमानों और यादवों की पार्टी कहलाई। ये भी हमारे ऊपर दाग लगे कि देश में ये पहला प्रदेश बना है जहां भारतीय जनता दल के और आरएसएस के मानसिकता के जो गुंडे थे ना, उन्होंने मॉब लिंचिंग करने की कोशिश की थी 3 रोज पहले, और वहां राष्ट्रीय जनता जाता है और अपनी आपत्ति दर्ज करता है राष्ट्रीय जनता दल समस्तीपुर में। तो हम ये हैं सुशासन की सरकार। सुशासन की सरकार कहाँ मानते हैं? एकदम मैं नहीं मानता। मैं क्या मानूं? प्रदेश की जनता नहीं मानती। सलमान के आप इतने हैं तैसे हैं तो बाबरी मस्जिद पे 2 शब्द बोलिए ना। प्रशांत किशोर पांडे बाबरी मस्जिद पे बात करो ना। प्रशांत किशोर पांडे इतने बड़ा दिल दिखाते हो तो बात करो मॉब लिंचिंग के बारे में। प्रशांत किशोर पांडे जो अभी 3 दिन पहले हुआ है, पांडे साहब, वहां राष्ट्रीय जनता दल जाती है, हमारी टीम जाती है और कहती है कि बिहार प्रदेश में मॉब लिंचिंग हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। और ये जो बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, कर दो, अपना पोस्टर हटा दो प्रशांत किशोर पांडे साहब और किसी एक अल्पसंख्यक समुदाय के आदमी का लगा दो आप पोस्टर, और उसके साथ में लगे हाथ आप ये भी दावा कर दो कि जो जन स्वराज्य का जो भी अगर मुख्यमंत्री होगा उसका कैंडिडेट मुसलमान होगा। बाबरी मस्जिद पे बोल के दिखा दें, मॉब लिंचिंग पे बोल के दिखा दें, वक्फ बोर्ड के खिलाफ जो बातें चल रही थी, जो हम लोगों ने वक्फ बोर्ड के साथ मजबूती से कंधा मिला के खड़ा कर रहे हैं, इनके मुंह में दही क्यों जम गई? बोलना चाहिए था ना। ये उस आरएसएस की मानसिकता है जो देश के तिरंगे को मनहूस कहते थे और अपने मुख्यालय पे कितने सालों तक लगाने का काम नहीं किया, उसी पद चिन्हों पे चलते हैं ये प्रशांत किशोर पांडे। प्रशांत किशोर कुछ दिनों पहले फुलवारी शरीफ आते हैं और जब हमने उनसे सवाल किया कि मुसलमानों की सत्ता में आने की कितनी बड़ी ज़रूरत है, मुसलमानों को क्या भागीदारी होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए, तब उस पर उन्होंने साफ तौर पे कहा कि मुसलमानों को सत्ता में आने की ज़रूरत नहीं है, मुसलमानों को एजुकेशन पे बात करनी चाहिए, मुसलमानों के एजुकेशन पे बात होनी चाहिए। तो इस पर लेकर हम बात करेंगे। हमारे साथ में राजद के मुस्लिम प्रवक्ता हैं आरजू खान साहब। प्रशांत किशोर साफ तौर पे कहते हुए नज़र आ रहे हैं कि मुसलमानों को सत्ता में आने की ज़रूरत नहीं है। आप लोग मुसलमान हैं, क्यों सत्ता में आने के लिए इतना दौड़ धूप कर रहे हैं? देखिए, देश में डेमोक्रेसी है और डेमोक्रेसी में सब भागीदार होता है, ये प्रशांत किशोर पांडे जी को समझ लेना चाहिए। दूसरी बात रही कि वो दिखाते हैं कि हम मुसलमानों को हिस्सेदारी देंगे, टिकट देंगे।
लेकिन बैनर पोस्टर उनके लगेंगे। लेकिन उनके लिए सदस्यता अभियान वो चाहते हैं कि मुसलमान चलाए। ये उनकी मानसिकता है। और आपने जिस तरीके का उनसे सवाल किया तो उन्होंने साफ कह दिया कि मुसलमानों को राजनीति में आने की यानी सत्ता में आने की जरूरत नहीं है, क्योंकि राजनीति से ही कोई सत्ता में आता तो अच्छा चाहते हैं मुसलमानों का, वो सत्ता में नहीं मगर चाहते हैं कि पढ़ लिख करके ऑफिसर वगैरह बने। हर मुसलमान ये जानता है कि वो 2 वक्त की रोटी कम खाए लेकिन अपने बाल बच्चे को पढ़ाए। ये प्रशांत किशोर पांडे के कहने से पहले भी इस प्रदेश का और इस देश का मुसलमान जानता है। लेकिन उनकी मानसिकता क्या है? उनकी मानसिकता है कि वो माननीय नरेंद्र मोदी भारतीय जनता पार्टी के गोद में बैठ के एक एजेंडा चलाना चाहते हैं और उस एजेंडा के तहत मुसलमान वोटों की ध्रुवीकरण करना चाहते हैं। और इस प्रदेश की जनता से इस देश की जनता तक ये चीज़ समझ चुकी है। ये जब भी आप पत्रकार महोदय लोग आते हैं तो मैं ये चीज़ आप लोगों के पटल पे कहता हूँ। और जब उन्होंने ये चीज़ कह ही दिया कि मुसलमानों को राजनीति में आने की ज़रूरत नहीं, सत्ता में आने की ज़रूरत नहीं, अब इससे बड़ा प्रमाण क्या होगा, इससे बड़ा एविडेंस सबूत क्या होगा? और हम तो हमेशा से ये कहते आए हैं कि प्रशांत किशोर पांडे की जो हैसियत है, जो ताकत है, वो पीआर एजेंसीज चलाने से वो निकल नहीं पा रहे हैं। और उनकी जो मानसिकता है एक ब्रोकर और एक दलाल की हो चुकी है और वो दलाली कर रहे हैं सत्ता में बैठे हुए लोगों की। पार्टी बना चुके हैं सर, पार्टी बना करके अब खुद उनकी पार्टी की आइडियोलॉजी क्या है? उनकी पार्टी की आइडियोलॉजी क्या है आप बताएं। नहीं, ये तो मोदी जी भी कहते थे, लेकिन मोदी जी कितने मुसलमानों को टिकट देते हैं? और उनके लिए ये पीआर एजेंसी के तहत काम करते हैं। 2014 में कैसे कैसे देश के मुसलमानों के खिलाफ नैरेटिव सेट करवाते हैं, क्योंकि ये नरेंद्र मोदी जी के लिए 2014 से पहले काम करते थे, 2014 के बाद भी। आप एक मुस्लिम लीडर हैं, काफ़ी टाइम से आरजेडी में हैं, तो क्या लगता है कि मुसलमानों को जो बात उन्होंने कहा है कि सत्ता में आने की ज़रूरत नहीं है, आपके हिसाब से पॉलिटिक्स में मुसलमानों को एक्टिव होना चाहिए कि नहीं? मुसलमान एक्टिव हो कि ना? एकदम मुसलमान को एक्टिव होनी चाहिए। अपनी हिस्सेदारी, अपनी भागीदारी पॉलिटिकल पार्टियों में उसको रखनी चाहिए, ये उसका हक है। आपकी पार्टी कहाँ दे रही है? क्यों नहीं दे रही है? क्यों नहीं? कितने लोकसभा मुसलमानों को? क्या बात करते हैं? हमने 2 लोकसभा के लोगों को दिया, हमने राज्यसभा भेजने का काम किया, हमने विधान परिषद में भेजने का काम किया। शुरू से मुसलमानों और यादवों की पार्टी कहलाई, ये भी हमारे ऊपर दाग लगे। उसके बाद हम लोग कहते रहे कि हमारी A to Z के साथ में माई बाप की पार्टी। 23 में 2 क्या? 23 में लोकसभा में 23 में 2। जिस तरीके से देखिए, ये चीज़ जो होता है ना, ये समीकरण के ऊपर होता है। कौन से एरिया का क्या समीकरण, क्या गणित बनता है, उस हिसाब से अगर हमारे पास दावेदार, टिकट के दावेदार अगर 6 आते हैं, 7 आते हैं, तो हम उसमें मंथन करते हैं और उसमें से 1, 2, 4 जो भी सीटें हो सकती है देते हैं। विधानसभा को भी आप देख लीजिए, आप विधानसभा को भी देख लीजिए, उसका भी आकलन करिए कि हमारी पार्टी ने कितने टिकट दिए, कितना मिलेगा। अभी 25 का चुनाव आने वाला, कितना होगा? अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ का कुछ दिन पहले हमारे ऑफिस में प्रोग्राम हो रहा था और मैं क्या कहूँ, हमारे आदरणीय नेता तेजस्वी प्रसाद यादव ने कहा कि सरकार में उचित भागीदारी प्रदेश के अल्पसंख्यकों को दी जाएगी। अब उसके बाद मुझे किसी चीज को कहने की जरूरत नहीं। 18% यानी 18 को 2 से गुना 18 दूनी 36 सीट मिलेगी लगभग। मैंने एक चीज आपसे कहा कि जब वो अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ की जब मीटिंग हो रही थी तो हमारे नेता माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव ने कहा कि प्रदेश के अल्पसंख्यकों को उचित भागीदारी दी जाएगी। और यही नहीं, आपको मैं ये बता दूं कि देश में ये पहला प्रदेश बना है जहां भारतीय जनता दल के और आरएसएस के मानसिकता के जो गुंडे थे ना, उन्होंने मॉब लिंचिंग करने की कोशिश की थी 3 रोज पहले, और वहां राष्ट्रीय जनता जाता है और अपनी आपत्ति दर्ज करता है राष्ट्रीय जनता दल समस्तीपुर में। तो हम ये हैं, सुशासन की सरकार। सुशासन की सरकार कहाँ मानते हैं? एकदम मैं नहीं मानता। मैं क्या मानूं? प्रदेश की जनता नहीं मानती और इस प्रदेश की जनता जनार्दन है। जनता ही इस लोकतंत्र में, जनता ही मालिक है और जनता ये कह रही है कि प्रदेश ठीक नहीं है, सुशासन की सरकार नहीं है। सुशासन की सरकार रहती, आप अकलियत की बात करते हैं ना, आप वक्फ बोर्ड के खिलाफ नहीं रहते, बिल के खिलाफ। प्रशांत किशोर पे रहेंगे सर। प्रशांत किशोर को क्या लगता है 2025 में उनके आने से, उनका कहना है जैसा कि मुसलमानों को टिकट देंगे, 50% मुसलमानों को टिकट दिया जाएगा और जहां से राजद मुस्लिम कैंडिडेट को खड़ा करेगी
वहां से हम अपना कैंडिडेट नहीं खड़ा करेंगे। इस पे क्या? सेलेक्टिव पॉलिटिक्स इसी को बोलते हैं। उनके जो ब्रह्मास्त्र में जो तीर है वो सिर्फ राष्ट्रीय जनता दल के लिए निकलता है, क्योंकि वो जानते हैं कि मुझे राष्ट्रीय जनता दल को किसी के हिसाब से मुझे उसको चोट करनी है, इसलिए वो बातें करते हैं। मुसलमान के आप इतने हैं तैसे हैं तो बाबरी मस्जिद पे 2 शब्द बोलिए ना। प्रशांत किशोर पांडे बाबरी मस्जिद पे बात करो ना। प्रशांत किशोर पांडे इतने बड़ा दिल दिखाते हो तो बात करो मॉब लिंचिंग के बारे में। प्रशांत किशोर पांडे जो अभी 3 दिन पहले हुआ है, पांडे साहब, वहां राष्ट्रीय जनता दल जाती है, हमारी टीम जाती है और कहती है कि बिहार प्रदेश में मॉब लिंचिंग हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। आपका स्थानीय थाना है, अगर आपको कहीं से कुछ अगर लगती है खराबी तो आप अब कानून को अपने हाथों में मत लीजिए। प्रदेश के हम हर प्रदेशवासी से कहना चाहते हैं, हर गांव के अगल बगल में स्थानीय थाना होता है, आप कानून कैसे हाथ में लेंगे? इस पे ये 2 लफ्ज बोलते क्यों नहीं प्रशांत किशोर पांडे? और ये जो बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, कर दो, अपना पोस्टर हटा दो प्रशांत किशोर पांडे साहब और किसी एक अल्पसंख्यक समुदाय के आदमी का लगा दो आप पोस्टर, और उसके साथ में लगे हाथ आप ये भी दावा कर दो कि जो जन स्वराज्य का जो भी अगर मुख्यमंत्री होगा उसका कैंडिडेट मुसलमान होगा। है अगर हिम्मत तो वो कर दें, उसी से मैं समझ जाऊंगा। बाबरी मस्जिद पे बोल के दिखा दें, मॉब लिंचिंग पे बोल के दिखा दें, वक्फ बोर्ड के खिलाफ जो बातें चल रही थी, जो हम लोगों ने वक्फ बोर्ड के साथ मजबूती से कंधा मिला के खड़ा कर रहे हैं, इनके मुंह में दही क्यों जम गई? बोलना चाहिए था ना, क्यों नहीं बोले? भारतीय जनता पार्टी को क्यों नहीं आईना दिखाते हैं? उन्होंने तो साफ तौर पे बयान में कहा है कि भारतीय जनता पार्टी क्या मुसलमानों के वोट से सत्ता में आई है। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि ये मानसिकता राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ वाली है, भारतीय जनता पार्टी वाली है। ये उस आरएसएस की मानसिकता है जो देश के तिरंगे को मनहूस कहते थे और अपने मुख्यालय पे कितने सालों तक लगाने का काम नहीं किया। उसी पद चिन्हों पे चलते हैं ये प्रशांत किशोर पांडे। उनके इस बयान से ये साफ क्लियर हो गया। और वो क्या, प्रदेश की जो मौजूदा सरकार है जनता दल यूनाइटेड का भी उसी भारतीय जनता पार्टी के ट्रैक पे चल रही है। कहाँ गया उनका अकलियतों से मोहब्बत, मुसलमानों से मोहब्बत? अरे प्रदेश का मुखिया पूरे प्रदेश का मुखिया होता है, किसी एक सेलेक्टिव जाति का नहीं होता है। लेकिन यहाँ क्या हो रहा है? स्पेशली जो भी चीज़ें होती हैं वो नालंदा से होती हैं। मगर जो पढ़े लिखे मुसलमान थे उनके इस बयान का बड़ा समर्थन करते हुए नजर आए। बहुत सारे कमेंट्स में लिखा है कि सही बोला है, मुसलमानों को अपने एजुकेशन पे फोकस करना चाहिए। सेलेक्टिव पॉइंट पे बोलने वाले जो लोग हैं उनको मैंने आज तक नहीं देखा कि अपनी बातों को मुखरता से जमीन पे बैठ के कहीं आंदोलन का हिस्सा बनाए। ये फर्क है। अगर ये अपने आप को इतने इंटेलेक्चुअल से समझते हैं तो जमीन पे क्यों नहीं आते, जैसे हर पार्टी का कार्यकर्ता या हर आंदोलनकारी आता है और जमीन से अपनी बात को कहता है, जमीन से अपनी बात को उठाता है। ये बंद कमरों में अपने आप को कहते हैं कि हम एंटीलेक्चुअल्स हैं, 2-4 लोगों से मिलके बातें करते हैं, उसके बाद इनकी कोई सामाजिक हिस्सेदारी नहीं होती है। अच्छा, आप एक पढ़े लिखे मुसलमान हैं और राजद से जुड़े हुए हैं। जैसे ये वीडियो रिलीज होगा ना तो बहुत सारे लोग जो मुस्लिम हितैषी पार्टियों से जुड़े हुए हैं, बहुत सारे जो कुछ लोगों से प्रेरित हो करके वो लोग आकर के आ गया दरी बिछाने वाला, राजद का झंडा ढोने वाला, दरी बिछाने वाला, यही कमेंट्स करके आप लोग को संबोधित किया जाता है। वैसे लोगों का कमेंट्स सुन के कैसे? देखिए, हमको कोई फर्क नहीं पड़ता है। हम जब भी कोई इंटरव्यू देते हैं किसी भी मीडिया चैनल्स वालों को, नीचे तमाम गालियां भी लिखी रहती हैं और तमाम सराहनाएं भी लिखी होती हैं, प्यार आशीर्वाद भी मिलता है। लेकिन हम अपने विजन को, हम अपनी बातों को डिलीवर्ड करना छोड़ दें, इस डर से ये नहीं हो सकता। आप याद करिए मौलाना आज़ाद को। मौलाना आज़ाद जब देश में उस वक्त जिन्ना थे और जिन्ना जा रहे थे पाकिस्तान जा रहे थे, मौलाना आज़ाद ने कहा कि कहाँ जा रहे हो, देश में यहाँ तुम्हारे बाबा व अजदाद रहे हैं, तुम्हारे परवज़े यहाँ रही हैं और सब कुछ तुम्हारा हिंदुस्तान में रहा है। तो उनकी बातें सुन के मौलाना आज़ाद की उसी जामा मस्जिद पे खड़े होकर कह रहे थे, मुसलमानों ने अपने सर से पोटलियाँ उतार दी थी, लेकिन उस वक्त जो जिन्ना के मानने वाले थे ना, उनको गुलाम कहा था, उनको दरी बिछाने वाला कहा था, उनको गांधी का गुलाम कहा था, गांधी के लिए दलाली करने वाला कहा था। तो टाइम इज़ अ ग्रेट हीलर।
वक्त सबसे बड़ा घाव भरने वाला होता है। आज देख लीजिए जिन्ना किस जगह पे है और आज देख लीजिए मौलाना आज़ाद की इज्जत कहाँ है। तो वक्त बताता है कि कौन सही है कौन गलत है। टाइम इज़ अ ग्रेट हीलर और ये वक्त बताएगा कि कौन क्या कुछ होने वाला है। बिहार की राजनीति में अभी बहुत कुछ होने वाला है। हो सकता है कि बहुत ही जल्द बहुत बड़ा कुछ सुनने को मिले, मगर इनका साफ तौर पे कहना है कि प्रशांत किशोर जो सेकुलरिज्म की बात करते हैं, मुसलमानों के वेलफेयर की बात करते हैं, वो साफ तौर पे आरएसएस और भाजपा के नक्शे कदम पे चल रहे हैं। अब देखना होगा कि 2025 में क्या कुछ असर छोड़ते हैं।